2041 एक स्वर्गीय उच्च अमर की हत्या। मेरे साथ एक शर्त लगाओ और हम देखेंगे। बिपिन ने कहा, ठीक है, भले ही आप मेरी शर्त को अस्वीकार कर दें और मुझे जबरदस्ती ले जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना है कि मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि हॉल ऑफ गॉड्स से एक स्वर्गीय उच्च अमर वास्तव में एकमात्र से कैसे डरेगा। मेरे जैसा कम सच्चा अमर साधक देखने से ऐसा लगता है जैसे हॉल ऑफ गॉड्स कुछ भी प्रभावशाली नहीं है। कम सच्चा अमर लोग। उन शब्दों को सुनकर फंसे हुए बुजुर्ग चेतन ने तुरंत करीब से देखा और तभी उन्हें बिपिन की खेती में बदलाव नजर आया। इससे वह स्तब्ध रह गया। पहले की लड़ाई ने उसे इतनी खतरनाक स्थिति में डाल दिया था कि उसके पास अपने दिमाग को भटकने की अनुमति देने की विलासिता नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि बिपिन एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को छोड़ने के बाद इतनी जल्दी सफलता हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। यदि उन्हें जो जानकारी मिली थी वह सच थी तो बिपिन को केवल डायमेंशन शैटर दायरे के प्राथमिक चरण में होना चाहिए था जब उन्होंने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया था। लेकिन एक दिन से थोड़ा अधिक समय में उनकी साधना लेसर ट्रू इमोर्टल तक बढ़ गई थी। लेकिन भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें परेशानी पैदा करने के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंसने के बाद दुनिया में तुम्हें खेती करने का समय कहाँ मिलता है? क्या आपके सांस लेने मात्र से आपकी साधना बढ़ती है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब से दूसरे पक्ष को मारने से आपका क्या मतलब है? क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? 200 साल से अधिक समय तक जीवित रहने के बाद बुजुर्ग चेतन ने कई लाख किताबें पढ़ी, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसी किताब नहीं देखी जो किसी व्यक्ति की जान ले सकती हो। काले लबादे वाले हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ ने लापरवाही से उत्तर दिया, मुझे उकसाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मेरे उकसावे में नहीं आएगा, लेकिन आपको मेरे दृढ़ संकल्प को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यदि आप मेरी शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो मैं आपके साथ जाने के बजाय अपना जीवन समाप्त कर लेना पसंद करूंगा। बिपिन ने उत्तर दिया, अपना जीवन समाप्त करें? हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ हंसते हुए फूट पड़े, क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि आपको मुझसे पहले ऐसा करने का अवसर मिलेगा? ऐसा लगता है कि आप अपने अहंकार में अंधे हो गए हैं। बिपिन ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या वे उच्च अमर स्तरीय तलवारें गायब नहीं हुई इससे पहले कि आप इसे पहले से जानते थे? उन शब्दों ने स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ की आंखें सदमे से संकीर्ण कर दीं। वास्तव में अपनी ताकत के साथ उसे बिपिन के साथ अपने शब्दों को बर्बाद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह आसानी से बिपिन को पकड़ सकता था और उसे देवताओं के हॉल में खींच सकता था, लेकिन अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया था। इसका कारण ये था कि वे उच्च अमर थे। स्तरीय तलवारें बहुत ही विचित्र तरीके से गायब हो गई थीं। हालांकि वह पूरे समय उस दृश्य को देख रहा था, फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। इस तरह उसने सोचा था कि इस क्षेत्र में कोई ताकतवर शक्ति रह सकती है और उसने अपना सारा ध्यान उससे बचाव करने में लगा दिया था। यही कारण है कि उसने देखा था कि उसके अधीनस्थों को उसकी आंखों के सामने बिना कोई कदम उठाए मार दिया गया था। उसे डर था कि यदि उसने कोई द्वार खोल दिया तो वह शक्ति उसे एक क्षण में निगल जाएगी। स्वर्गीय उच्च अमर ने बेरुखी से परेशान किया, मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ, लेकिन आपको केवल अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। यदि कोई भी हस्तक्षेप करता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सौदेबाजी का अंत रखूंगा। उसने उस युवक की लड़ने की क्षमता को अच्छी तरह से देख लिया था और चाहे उसके पास किसी भी प्रकार का तुरुप का पत्ता हो, उसके लिए उसे मारना असंभव था। उसकी एकमात्र चिंता वह विशेषज्ञ था जिसने सभी तलवारें गायब कर दी थीं। जब तक वह
विशेषज्ञ नहीं आता तब तक कोई समस्या नहीं होती। निस्संदेह यदि विशेषज्ञ प्रकट भी हुआ तो जरूरी नहीं कि दूसरी पार्टी उसका मुकाबला कर सके। इस क्षेत्र में वह पूर्ण शासक था जब तक कि किसी की साधना अर्थ दिव्यता के दायरे तक नहीं पहुंच जाती, किसी को भी उसके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलता। वास्तव में भले ही आरोही बादल तलवार मंडप के संप्रदाय नेता हान उनके सामने आ जाएं, तब भी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होगी। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया। वह जो करने जा रहा था वह स्वाभाविक रूप से स्वर्णिम पृष्ठ की शक्ति का उपयोग करना था। उसने पहले से इतना कुछ कहने की जहमत इसलिए उठाई क्योंकि यह मुड़ा हुआ स्थान स्वर्ग से छिपा हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इससे उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा या नहीं। इसके अलावा ये देखते हुए कि स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था, ये संभावना थी कि उसके पास जीवन संरक्षण के कई साधन थे। यदि उसने पहले से ही स्वर्ण पृष्ठ की जबरदस्त ताकत को देख लिया होता और स्वर्ण पृष्ठ के करीब आने से पहले ही भाग जाता, तो हो सकता था कि वह स्वर्ण को बर्बाद कर देता बिना कुछ लिए पेज। इसका अंत एक विपत्ति में हो सकता था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस समय उसके पास केवल एक ही सुनहरा पन्ना था। उसके पास केवल एक ही मौका था, इसलिए उसे अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए वह सब कुछ करना पड़ा जो वह कर सकता था। किसी भी स्थिति में यदि यह वादा दूसरे पक्ष के कदमों में 1 सेकंड की भी देरी कर सकता है, तो भी ऐसा करना सार्थक होगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास किस तरह के साधन हैं। काले वस्त्र वाला हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ मौके पर खड़ा था और उसने विपिन को लापरवाही से देखा। सच तो ये है कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से बचाव के लिए अपनी झेंकी को तेजी से चला रहा था। उसे यकीन था कि विपिन उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा था और जैसे ही छिपा, वह जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। विशेषज्ञ ने अपनी चाल चली। यहाँ ये तब आता है। एक विचार के साथ विपिन ने उस सुनहरे पृष्ठ का उपयोग किया जो पहले बना था जब उन्होंने औपचारिक रूप से पूनम को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। स्वर्ग के पथ की पुस्तक तुरंत उनके ग्लेबेला से बाहर निकली और एक पल में काले वस्त्र पहने स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ के ऊपर दिखाई दी। ये वास्तव में एक पुस्तक है, द हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने ईमानदारी से सोचा था कि यह कोई हास्यास्पद बात थी जिसे दूसरी पार्टी ने उसे पद से हटाने के लिए मौके पर पेश किया था, लेकिन कौन जानता था कि यह वास्तव में एक वास्तविक किताब होगी। ये जानने के लिए कि यह किस प्रकार की कलाकृति है, उसने अपने ऊपर रखी किताब को करीब से देखा, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि अपनी विवेक की आंख से भी वह इसकी वास्तविक प्रकृति को देखने में असमर्थ था। उसे किताब से स्पंदित होने वाली कोई भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह कोई सामान्य वस्तु है। फिर भी किसी कारण से उसे इसकी उपस्थिति से गहरा दबाव महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अलंघनीय प्राणी के सामने खड़ा था जिसका वह चाहे कितना भी विरोध नहीं कर सकता था। संघर्ष किया। ये तो बुरा हुआ, मैं उस आदमी के जाल में फंस गया हूँ। ये कोई ध्यान भटकाने वाला कदम नहीं है, बल्कि वास्तविक हत्या का कदम है। हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ ने एहसास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह यह नहीं बता सके कि पुस्तक अर्ध दिव्यता कलाकृति थी या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। यदि किताब उस पर टूट पड़ती तो उसकी वर्तमान ताकत के बावजूद भी उसे विश्वास नहीं था कि वह इसका सामना कर पाएगा। तोड़ना। बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्गीय उच्च अमर ने तलवार निकाली और सीधे विपिन की ओर हमला कर दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाना पड़ा। सीला। उसकी जबरदस्त ताकत के कारण मूल रूप से स्थिर स्थान के चारों ओर तुरंत कई घाव दिखाई दिए। ऐसा महसूस हुआ
जैसे पूरा मुड़ा हुआ स्थान ढहना शुरू हो गया था। विपिन ने उसे कुचलने की इच्छा जताई। हु स्वर्ग के पथ की पुस्तक तेजी से कच्चा आकाश से उतरी। ये सीधे काले वस्त्र पहने हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ के सिर पर गिरा, जिससे वह फट गया। पुतोंग, उसकी लाश निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। बुजुर्ग चेतन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर पर बंधी हुई शक्ति ढीली हो गई है, जिससे वह एक बार फिर हिलने डुलने में सक्षम हो गया है। हालांकि उसके सामने जो दृश्य दिखाई दिया उसने उसे शब्दों से परे चौंका दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ के पास उनके संप्रदाय के नेता के बराबर ताकत थी, लेकिन वह एक ही पुस्तक द्वारा मारा गया था। यह इतनी निर्णायक हत्या थी कि दूसरा पक्ष जरा भी प्रतिकार नहीं कर सका। बुजुर्ग चेतन की नजर धीरे धीरे एक बार फिर विपिन पर पड़ी, लेकिन इस बार उसकी नजर आदर से भरी थी। पहले उसने विपिन को केवल एक जूनियर के रूप में सोचा था, लेकिन उसी क्षण विपिन पहले से ही उसके समकक्ष व्यक्ति बन गया था। उसने चुपचाप खुद से कसम खाई कि वह कभी भी उसके सामने भयानक युवक को पार नहीं करेगा। ये सफल हुआ। दूसरी ओर विपिन ने ये देखकर राहत की सांस ली कि स्वर्ग के पथ की पुस्तक ने उसे उसके दुश्मन से सफलतापूर्वक छुटकारा दिला दिया है। उन्हें चिंता थी कि गोल्डन पेज ठीक से काम नहीं करेगा। आखिरकार जब उन्होंने इसका उपयोग किया था तो वह केवल डायमेंशन शैटर क्षेत्र के कल्टीवेटर पर था, इसलिए उन्होंने अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने में बहुत समय बिताया था, जिससे इसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। सुनहरा पन्ना पहले जैसा ही दुर्जेय था। चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्वर्ग के पथ की एक पुस्तक से दूसरे पक्ष को मार डालेगा। विपिन तेजी से मृत हेवनली हाई इमोर्टल की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई पर हाथ फेरा। लाश को उसके स्टोरेज रिंग में रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने अन्य 3 स्वर्गीय सच्चे अमर विशेषज्ञों के लिए भी ऐसा ही किया। कहा जा सकता है कि उनके स्तर के विशेषज्ञों के पास खजाना है। जब तक वह उनका ठीक से उपयोग कर सकता है, वह अपने पास मौजूद तुरुप के पत्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम होगा। उसने पहले इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने हॉल ऑफ गॉड्स के लोगों की जबरदस्त ताकत देखी थी तो वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, अन्यथा वह सचमुच अपनी जान गंवा सकता है। कक्षा हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद मुड़े हुए स्थान को बनाए रखने वाला कोई नहीं रहा। परिणामस्वरूप ये तेजी से ढह गया। अगले ही पल विपिन के कानों में एक जीवंत सड़क की हलचल सुनाई दी। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बाजार के ठीक बाहर सड़क पर लौट आया है। बुजुर्ग चेतन चेहरे पर हैरानी लिए पास ही खड़ा था। पहले के सदमे से उबरने के बाद एल्डर चेतन ने उत्सुकता से एल्डर झांग से आग्रह किया कि चलो संप्रदाय में वापस आएं। वह बिल्कुल ही खतरनाक था। उसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन जब उसका सामना पहले वाली काली पोशाक वाली छवि से हुआ तो उसे निराशा की बेबसी का स्वाद चखना पड़ा। भले ही वे दोनों स्वर्गीय उच्च अमर थे, उन दोनों के बीच एक अकल्पनीय अंतर खड़ा था। विपिन ने उन शब्दों के जवाब में सिर हिलाया। उसके पास कोई सुनहरे पन्ने नहीं बचे थे, इसलिए उसके लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण था। यदि उसे पहले के काले वस्त्रधारी व्यक्ति के समान क्षमता वाले किसी विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि उसका अंत हो जाए। विपिन की स्वीकृति पाकर बुजुर्ग चेतन ने तेजी से विपिन को अपनी झेंकी में लपेट लिया और वे दोनों तेजी से आरोही बादल तलवार मंडप की ओर बढ़ गए। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हॉल ऑफ गॉड्स कब और लोगों को उनके पीछे भेज देगा, इसलिए उनके लिए सबसे
अच्छा यही होगा कि वे जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। जहां तक पूनम का सवाल है, उसे सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि वह हॉल ऑफ गॉड्स का लक्ष्य नहीं थी। वे उसे हमेशा सूचित कर सकते थे। बाद में संचार जेड टोकन के माध्यम से क्या हुआ था? बुजुर्ग चेतन, मुझे याद है कि आपने उल्लेख किया था कि हॉल ऑफ गॉड्स के लोग हमेशा ठंडे स्वभाव के रहे हैं। इसका क्या मतलब है? विपिन ने बोलते समय कुछ सुपीरियर इमोर्टल पिल्स अपने मुंह में डाल ली। मैं वास्तव में हॉल ऑफ गॉड्स के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, लेकिन मैंने एक बार संप्रदाय के नेता हान को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि वे अपने सदस्यों का चयन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से गू को पाला जाता है। जो लोग अंततः उनके रैंक में शामिल हो जाते हैं, वे जीवित बचे लोग होते हैं जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरे हैं और बार बार खून की सफाई से गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया ने उनकी सभी भावनाओं को खत्म कर दिया और केवल एक चीज जो उनके दिमाग में बची है, वह है जो भी मिशन उन्हें सौंपा गया है उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति। इसके अलावा सौहार्द की अवधारणा आदि का कोई मतलब नहीं है। उनकी बात पर बड़े चेतन ने उत्तर दिया। हॉल ऑफ गॉड्स छोड़े गए महाद्वीप पर एक अविश्वसनीय रूप से मायावी अस्तित्व था, और यह वास्तव में पहली बार था कि वह हॉल ऑफ गॉड्स के सदस्यों से मिले थे। जब उन्होंने पहली बार उन कहानियों को सुना था तो उन्होंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब उनका सामना हुआ तो उन्होंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्या उसे एहसास हुआ कि हॉल ऑफ गॉड्स किस तरह के राक्षसों से भरा हुआ था? स्वर्गीय सच्चे अमर को लीजिए, जिसे विपिन ने पहले भी कई बार पीछे से वार किया था। सच तो ये है कि जब विपिन ने ऐसा किया था तब वह बेवकूफ नहीं बना रहा था। हमला निश्चित रूप से घातक था, लेकिन स्वर्गीय सच्चे अमर गार्ड से पकड़े जाने के बावजूद खुद को बचाने में सक्षम था। अंतिम क्षण में जितना संभव हो क्षति को कम करना था। इतना ही नहीं, उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे अधिक से अधिक चोटें लग रही थी, जैसे कि उसे नीचे गिराना असंभव था। यही बात उस व्यक्ति के लिए भी लागू हुई जिसका हाथ विपिन ने काट दिया था। ऐसा लगता है कि एक हाथ खोने से ही उसकी असली लड़ने की क्षमता पैदा हुई थी। केवल वे ही जो अत्यंत नारकीय परिस्थितियों से गुजरे थे, संभवतः किसी युद्ध में ऐसी भयावह दृढ़ता प्रदर्शित कर सकते थे। क्या हॉल ऑफ गॉड्स ने कोई कदम उठाया? क्योंकि मैंने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, और मुझे डर है कि मेरी वृद्धि उनके अधिकार के लिए खतरा पैदा कर देगी। विपिन स्थिति से थोड़ा भ्रमित था। जब उन्होंने पहली बार हॉल ऑफ गॉड्स के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऊंचा संगठन है जो खुद को नश्वर मामलों में शामिल होने से मना कर देता है जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार नहीं करता और देवताओं को चुनौती नहीं देता। हालांकि जैसे ही उसने ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजकर उसकी जान ले ली, उन्हें पता चला कि उसका अस्तित्व उनकी हैसियत से कम नहीं था। एक और बात जो उन्होंने नोटिस की वह ये थी कि काले कपड़े पहने लोगों को उसे जीवित वापस ले जाने का निर्देश दिया गया था, और वे गलती से उसकी जान लेने से बहुत भयभीत थे। इसका कोई मतलब नहीं था यदि उनका लक्ष्य सिर्फ संभावित खतरे से छुटकारा पाना था। क्या उन्हें मौके पर ही मार देना बेहतर नहीं होता? मुझे डर है कि मैं वास्तव में नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि यह प्राथमिक कारण है, अन्यथा संप्रदाय नेता हान ने मुझे 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए नहीं भेजा होता। एल्डर चेतन ने उत्तर दिया। जो लोग जानते हैं कि मैं ही वह हूं जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, उन्हें केवल एल्डर काउंसिल के लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। विपिन ने गहरी भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया। हॉल ऑफ गॉड्स को कैसे पता चला कि यह मैं हूं? इसके अलावा उन्होंने कितनी जल्दी यह बात बता दी। ऐसा अभिनय किया जैसे कि उन्हें पता था कि मैं भी वुहाई शहर में था। ये सचमुच कुछ ऐसा था जिस पर विचार करना उचित था। उन्होंने लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ से एल्डर काउंसिल में मौजूद लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की थी, और वे निश्चित रूप से भरोसेमंद थे।
ये भी एक क्षण में ही हुआ था कि उसने वुहाई शहर जाने का फैसला कर लिया था और उसने पहले से कोई संकेत नहीं दिया था। जब तक वह इस मामले के पीछे की सच्चाई का पता नहीं लगा लेता वह चैन से नहीं बैठ पाएगा। आइए संप्रदाय के नेता हान के साथ इस पर चर्चा करें। हो सकता है कि उनके मन में कुछ विचार हो। बुजुर्ग चेतन भी उन सवालों के जवाब जानने में असमर्थ थे, इसलिए वह केवल अपना सिर हिलाकर जवाब दे सके। पूनम को अभी भी ईथर हॉल के शांत कक्ष में साधना करनी चाहिए। मुझे आपको ये बताने के लिए परेशान करना होगा कि मैं संप्रदाय में वापस चला गया हूँ, बिपिन ने 2 और सुपीरियर इमोर्टल पिल्स निगलते हुए कहा था। बुजुर्ग चेतन ने अपनी गति तेज करने से पहले सिर हिलाकर उत्तर दिया। 10 मिनट बाद वे एक बार फिर एल्डर काउंसिल में वापस आए। आपने उल्लेख किया कि हॉल ऑफ गॉड्स ने पहले ही एल्डर बिपिन के बाद हत्यारे भेज दिए हैं। बड़े चेतन की रिपोर्ट सुनकर जयनारायण का चेहरा सदमे से घूम गया। यह सही है कि बुजुर्ग चेतन ने उत्तर दिया कि उन्होंने एक स्वर्गीय उच्च अमर और 3 स्वर्गीय सच्चे अमर भेजे हैं। एक स्वर्गीय उच्च अमर और 3 स्वर्गीय सच्चे अमर। जयनारायण भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने उन दोनों को अविश्वास की दृष्टि से देखा। उस शक्तिशाली पंक्ति को देखते हुए आप दोनों उनसे बचने में कैसे कामयाब रहे? ये कहना वास्तव में शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी मदद नहीं की। वह एल्डर बिपिन ही थे जिन्होंने उस महत्वपूर्ण क्षण में लेसर ट्रू इमोर्टल क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए दबाव डाला। और टोंगशांग तलवार से जो आपने उन्हें पहले उपहार में दी थी, उन्होंने हत्या कर दी थी पहले 3 स्वर्गीय सच्चे अमर विशेषज्ञ। अपने स्पष्टीकरण के बीच में बुजुर्ग चेतन ने अपने पास खड़े युवक की ओर देखा और अचानक उनका पूरा शरीर अकड़ गया। उनकी आंखें सदमे से लगभग बाहर आ गईं। वाय, आप दुनिया में कब आप स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र में पहुंचे? दुही मेघ तलवार भगवान फॉर्मूला। बुजुर्ग चेतन ने जो कहा वह सत्य था। बिपिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने बिपिन का पीछा किया था, लेकिन 3 स्वर्गीय सच्चे अमरों में से बिपिन ने एक एक करके एक को मार डाला था, दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया था जिससे वह लड़ रहा था, और आखिरी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यहाँ तक कि हेवेनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ को भी बाद की पुस्तक द्वारा कुचलकर मार डाला गया था। पीछे सोचने पर वास्तव में वह बहुत काम का नहीं था। अगर उसने कुछ किया था तो वह भीड़ की हिंसा का हिस्सा बनना था। ये लड़ाई में उनके योगदान की कमी के कारण भी था कि जब बाद वाले ने सारी बूंदें भी छीन ली तो उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वह युवक अपनी साधना को इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ाने में सक्षम था कि उसने अनजाने में उस पर नजर डाली और फिर उसने खुद को एक बार और चौंका हुआ पाया, इससे पहले कि वह ये जानता युवक की साधना कम सच्चे अमर से स्वर्गीय सच्चे अमर तक बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, इसलिए वापस आते समय मैंने कुछ अमर गोलियां खा ली और कुछ सफलताओं के लिए प्रयास किया, बिपिन ने समझाया। यदि उसने हमले से पहले अपनी साधना को स्वर्गीय उच्च अमर क्षेत्र तक बढ़ाया होता तो वह उन 3 साथियों से आसानी से निपटने में सक्षम होता, भले ही वे उसके साथ एकजुट हो गए हों। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने रास्ते में अपने स्वर्ग पथ दिव्य कला को चलाते समय अपनी सुपीरियर अमर गोलियों को चबाना जारी रखा था। पहले की लड़ाई से अपने संचय के साथ उसे अपनी साधना को स्वर्गीय सत्य तक आगे बढ़ाने में देर नहीं लगी। अमर क्षेत्र, उसने इसे पहले इस डर से प्रकट नहीं किया था कि हो सकता है कि हॉल ऑफ गॉड्स के जासूस उसकी हरकतों पर नजर रख रहे हों। वह दुश्मनों को यह नहीं बताना चाहता था कि उसके पास ऐसी दुर्जेय साधना तकनीक है। अब जबकि वह एल्डर काउंसिल में वापस आ गया था, हालांकि उसे लगा कि वह आखिरकार एक बार फिर सुरक्षित है, इसलिए उसने नहीं सोचा कि अपनी खेती को छुपाने की कोई जरूरत है। कौन सोच सकता था कि वह एल्डर चेतन को डरा देगा। कुछ अमर गोलियां खाईं और कुछ सफलताओं के लिए प्रयास किया।
ये सुनकर कि बिपिन ने अपनी सफलताओं को कितना सरल बताया, जयनारायण बुजुर्ग, युवराज साहा और अन्य लोगों ने मौके पर ही लगभग खून बहा दिया। कुछ ही घंटे पहले वे इस बात से थोड़े अप्रसन्न थे कि कैसे चंचल बिपिन अपनी साधना को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संप्रदाय से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहा था। फिर भी 4 छोटे घंटों के भीतर जो वह बाहर गया था, उसने सफलतापूर्वक अपनी साधना को स्वर्गीय सत्य तक पहुंचा दिया था। अमर क्षेत्र। यदि उन्होंने बुजुर्ग रविकांत से जो सुना था वह सच था, तो युवक की साधना केवल एक दिन पहले ही डायमेंशन शैटर क्षेत्र के प्राथमिक चरण में होनी चाहिए थी। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक उन्मादी महसूस कराया वह ये थी कि वह युवक इस उपलब्धि को कितना महत्वहीन बता रहा था। यदि सफलता प्राप्त करने की कुंजी केवल अमर गोलियां खाना है, तो हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा है? जयनारायण को अचानक और भी भयावह विचार सूझा और उन्होंने झट से कहा, नहीं, एक पल रुकिए। आपने बताया कि एल्डर बिपिन ने टोंगशान तलवार का उपयोग करके हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञों से लड़ाई की। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने तलवार को भी वश में कर लिया है? टोंगशान तलवार एक खजाना था जिसे उसने कुछ साल पहले हासिल किया था, और वह जानता था कि यह कितना घमंडी था। यहाँ तक कि अगर वह इसे वश में करना चाहता है तो उसे भी काफी प्रयास करना होगा, और यह इस कारण से था कि उसने सोचा था कि यह प्रक्रिया कितनी परेशान करने वाली होगी। इसलिए उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया था कि आखिरकार बिपिन ने तलवार को वश में करने का प्रबंधन कैसे किया, जब उसकी साधना केवल स्वर्गीय छद्म अमर क्षेत्र में हुई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने में उन्हें केवल कुछ घंटे लगे। हाँ, जब मैंने उसे पहले देखा था तो उसने टोंगशान तलवार को पहले ही वश में कर लिया था, बुजुर्ग चेतन ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बिपिन से मिले उसे 1 दिन से भी कम समय हुआ था, लेकिन हर घटना के साथ उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका आत्मविश्वास तेजी से खत्म होता जा रहा है। गहरी आह भरते हुए बुजुर्ग चेतन ने तेजी से जो कुछ भी घटित हुआ था उसका विस्तार से अध्ययन किया। जब बुजुर्गों ने सुना कि कैसे हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ ने केवल एक उंगली से बड़े चेतन को वश में कर लिया है, तो वे सभी हैरान रह गए। फिर जब उन्होंने सुना कि बिपिन ने शक्तिशाली हेवनली हाई इमोर्टल विशेषज्ञ को एक ही किताब से कुचल दिया है, तो वे सभी अवाक रह गए। वह पुस्तक वास्तव में एक रक्षात्मक कलाकृति है जिसे मेरे शिक्षक ने मेरे लिए छोड़ा था। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए मैं भविष्य में इस पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगा, बिपिन ने उत्तर दिया। वह संभवतः स्वर्ग पथ के पुस्तकालय के बारे में बात नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने अस्तित्वहीन शिक्षक पर ही सब कुछ थोप सकता था। किसी भी मामले में जब तक वे संप्रदाय के प्रति वफादार रहे, तब तक आरोही क्लाउड तलवार मंडप को अपने शिष्यों के अन्य विशेषज्ञों के संरक्षण में आने में कोई परेशानी नहीं थी। उन शब्दों को सुनकर भीड़ ने एहसास में सिर हिलाया। वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि महज 20 साल का एक युवक इतनी शक्तिशाली साधना और तलवारबाजी की गहरी समझ कैसे रख सकता है। जब उन्होंने सुना कि उसके पास वास्तव में एक शिक्षक है, तो इससे उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। केवल एक दुर्जेय विशेषज्ञ के संरक्षण में ही कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतनी प्रबल क्षमताएं धारण कर सकता है। इसने उनके सामान्य ज्ञान को ये सोचने के लिए चुनौती दी कि युवा व्यक्ति संभवतः अपने दम पर इतना शक्तिशाली हो सकता है। हॉल ऑफ गॉड्स ने हमेशा दबंग तरीके से काम किया है, लेकिन आमतौर पर वे उच्च अमर क्षेत्र के नीचे किसी पर भी कदम उठाने की जहमत नहीं उठा सकते हैं। यह वास्तव में उनके लिए एक स्वर्गीय उच्च अमर और 3 स्वर्गीय सच्चे अमर को भेजने के लिए अनसुना है। सिर्फ एक से निपटने के लिए छद्म अमर। इतना तो कहने की जरूरत नहीं कि उन्होंने आसपास को सील करने के लिए एक मुड़ी हुई जगह भी निकाली। जयनारायण ने भौहें चढ़ा दी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉल ऑफ गॉड्स के लिए आपकी पहचान और ठिकाने के बारे में जानना संभव नहीं होना चाहिए।
आपके जाने के बाद किसी ने एल्डर काउंसिल नहीं छोड़ा, इसलिए जानकारी लीक होना असंभव है। हॉल ऑफ गॉड्स जितना ऊंचा है यह उतना ही ऊंचा है। सर्वज्ञ एल्डर काउंसिल ने इस मामले पर काफी देर तक चर्चा की, लेकिन उन्हें कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप वे केवल कुछ समय के लिए अपने संदेह को एक तरफ रख सके। यदि हॉल ऑफ गॉड्स हत्यारों को एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में भी भेजता है तो क्या संप्रदाय उनसे बचाव करने में सक्षम होगा? विपिन ने अंततः महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। यह वह बात थी जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। यदि आरोही बादल तलवार मंडप का देवताओं के हॉल के साथ कोई मुकाबला नहीं था तो उनकी सुरक्षा की मांग करने का कोई मतलब नहीं होगा। उसके लिए भूमि पर भटकना कहीं बेहतर होगा ताकि देवताओं का हॉल न हो, उसे आसानी से ढूंढ सकें। जयनारायण ने गंभीर रूप से उत्तर देने से पहले एक पल के लिए चुपचाप सोचा। मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसके घटित होने की संभावना नहीं है। हम स्वर्ग के निर्वासित लोग हैं जिन्हें देवताओं ने अलग कर दिया है। हम देवताओं से डरते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हॉल ऑफ गॉड्स के लिए छाया में आपकी हत्या करने का प्रयास करना एक बात है, लेकिन अगर वे एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे पूरे छोड़े गए महाद्वीप को उनके खिलाफ करने का जोखिम उठाएंगे। हॉल ऑफ गॉड्स शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि उसे भी नुकसान होगा। यदि इसने संपूर्ण फोस्केन महाद्वीप से एक शत्रु बना लिया तो भारी क्षति होगी। हॉल ऑफ गॉड्स आपके जीवन पर दावा करने के लिए हत्यारों को एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में भेजने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे संप्रदाय को पूर्ववर्तियों की पीढ़ियों द्वारा इस तरह से मजबूत किया गया है कि उनके उच्च अमर भी इसका उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। हमारी सुरक्षा। उन शब्दों को सुनकर विपिन ने राहत की सांस ली। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वह फिलहाल सुरक्षित हाथों में हैं। जो कुछ हुआ था उस पर दोबारा विचार करने पर जयनारायण के शब्दों का अर्थ समझ में आता है। यदि हॉल ऑफ गॉड्स वास्तव में छोड़े गए महाद्वीप के कृषकों से नहीं डरते थे तो काले वस्त्र पहने उन लोगों ने कदम उठाने से पहले उन्हें एक मुड़ी हुई जगह में खींचने की जहमत नहीं उठाई होती। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हमारे संप्रदाय में बड़ों की लाइब्रेरी के अलावा कोई उच्च अमर लोक साधना तकनीक मैनुअल है? विपिन ने पूछा कि मुझे उनमें से यथासंभव अधिक से अधिक की आवश्यकता है। मुझे अभी भी उस क्षेत्र के संबंध में कुछ संदेह हैं, इसलिए इसे रखना उपयोगी होगा। यथासंभव अधिक संदर्भ सामग्री। उसके लिए अभी भी अपने भाग्य को अपने हाथों में संभालना सबसे अच्छा था। वह अपनी सुरक्षा के लिए एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन पर बहुत अधिक निर्भर होने में सहज महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना होगा। यदि वह उच्च अमर लोक तक पहुंच सकता है तो देवताओं का हॉल जितने चाहें उतने विशेषज्ञ भेज सकता है और फिर भी उसे चिंता नहीं होगी। इस प्रकार उनकी प्राथमिकता अपनी साधना को उच्च अमर क्षेत्र तक ले जाना था। हमारे पास मौजूद सभी उच्च अमर लोक साधना तकनीक मैनुअल बुजुर्गों की लाइब्रेरी में है। जयनारायण ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हाई इमॉर्टल्स ऐसे प्राणी थे जो छोड़े गए महाद्वीप के चरम पर खड़े थे। स्वाभाविक रूप से आसपास उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि हाई इमॉर्टल्स कल्टीवेशन तकनीक मैनुअल और भी कम पड़े थे। पूरे संप्रदाय में केवल 10 उच्च अमर क्षेत्र साधना तकनीक मैनुअल हैं। हाँ, जयनारायण ने सिर हिलाया। एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला के अलावा जिसे केवल संप्रदाय नेता ही विकसित करने के लिए योग्य है। उच्च अमर क्षेत्र की सभी खेती तकनीक मैनुअल पुस्तकालय में संग्रहित हैं। आरोही बादल तलवार भगवान फॉर्मूला। विपिन की आंखें चमक उठी। क्या मुझे इसका मैनुअल देखने का अधिकार है? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है। आप संप्रदाय के नेता के पद
पर सफल होने की कतार में अगले हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप आरोही क्लाउड तलवार भगवान फॉर्मूला सीखने के लिए योग्य हैं। हालांकि जिस तरह से इस खेती तकनीक को पारित किया गया है वह थोड़ा सा है अनोखा। इसके लिए कोई विशिष्ट साधना तकनीक मैनुअल नहीं है। इसे सीखने के लिए आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा। मेरा अनुसरण करें, जेनारायण ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा और एल्डर काउंसिल से बाहर चला गया। बिपिन तेजी से उसके पीछे चला गया। जल्द ही वे एक निजी कक्ष के सामने खड़े थे। जेनारायण ने प्रवेश करने से पहले कक्ष के चारों ओर लगी सील को खोलने के लिए अपना संप्रदाय नेता टोकन निकाला। कक्ष के भीतर मूर्तियों की एक पंक्ति थी। जल्दी से गिनती करने पर उनमें से बिल्कुल 12 थी। उनमें से प्रत्येक के हाथ में तलवार थी और वे अलग अलग तलवार कला का प्रदर्शन कर रहे थे। क्या यह एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला है? बिपिन ने भौहें चढ़ा दी। वास्तव में साधना तकनीक देवताओं की तलवार के इरादे को समझने की कुंजी है और इसके पीछे का रहस्य मूर्तियों में छिपा है, जेनारायण ने उत्तर दिया। बिपिन ने धीरे धीरे एक एक करके 12 मूर्तियों का आकलन किया। उनमें से प्रत्येक एक अलग मुद्रा में खड़ी थी। झेंकी के प्रवाह को इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि मूर्तियों के बीच एक साधना तकनीक छिपी हुई थी। ये 12 मूर्तियां एक तलवार चाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तलवार चालें अत्यंत विचित्र हैं जो मानव के भौतिक संविधान को चुनौती देती हैं। हालांकि यदि आप इन तलवार चालों के अनुसार चलते हैं तो आपकी झेंकी अपने आप प्रवाहित होकर एक साधना तकनीक बन जाएगी। इस साधना तकनीक को हम कहते हैं एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला। यह न केवल हमारे संप्रदाय की सर्वोच्च उच्च अमर क्षेत्र की साधना तकनीक है, बल्कि यह अर्ध दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की कुंजी भी है, जेनारायण ने समझाया। जैसा कि जेनारायण ने कहा था कि तलवार की चालें बेहद विचित्र थीं। सभी 12 मूर्तियां अविश्वसनीय कोणों पर मुड़ी हुई थीं जो मानव के शारीरिक गठन को चुनौती देती थीं। ऐसा लगता था जैसे वे तलवार की चाल के बजाय किसी प्रकार की अमूर्त कला थीं। आपको इस पहले युद्धाभ्यास का अभ्यास करके शुरुआत करनी चाहिए। जैसे जैसे आप इसे जारी रखेंगे युद्धाभ्यास उत्तरोत्तर कठिन होता जाएगा। तब मुझे पहले युद्धाभ्यास में महारत हासिल करने में पूरे 3 दिन लग गए थे, जेनारायण ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पूरे 3 दिन? बिपिन ने पहली मूर्ति को देखते हुए पूछा। इस युद्धाभ्यास के लिए व्यक्ति को अपनी पीठ पीछे की ओर झुकानी पड़ती थी और तलवार सीधे उसके सिर के ऊपर से छेदती थी। ये देखने में बेहद अजीब मुद्रा थी। इसकी नकल करने की कोशिश करना तो दूर की बात है। हाँ, और यह सबसे आसान है, जेनारायण ने सिर हिलाया। दूसरे पैंतरे में मुझे 10 दिन लगे, तीसरे में मुझे 1 साल लगा। कुल मिलाकर मुझे सभी 12 पैंतरेबाजी में महारत हासिल करने में 15 साल लग गए। यह मानते हुए कि यह उनके संस्थापक द्वारा छोड़ी गई उच्चतम साधना तकनीक थी, यह पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि थी कि वह 15 वर्षों के भीतर इसमें महारत हासिल करने में सक्षम हो गए थे। उन्हें संप्रदाय के पूरे इतिहास में अधिक प्रतिभाशाली संप्रदाय नेताओं में से एक माना जा सकता है। दूसरी ओर बिपिन केवल इस बात से आश्चर्यचकित थे कि दूसरे पक्ष को 15 साल लग गए, जो उनकी वर्तमान उम्र का 3/4 था। बिपिन के चेहरे पर विचित्र भाव देखकर जेनारायण ने गरिमा में हरूफ के साथ उत्तर दिया, आपको साधना तकनीक की कठिनाई को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे संप्रदाय के पूरे इतिहास में 15 वर्षों के भीतर सभी 12 युद्धाभ्यासों में महारत हासिल करने की मेरी उपलब्धि मुझे शीर्ष 10 संप्रदाय में स्थान देती है। नेताओं, केवल सबसे प्रतिभाशाली तलवार अभ्यासकर्ता ही आरोही क्लाउड तलवार मंडप के संप्रदाय नेता बन सकते हैं। संप्रदाय के नियमों ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि यदि उसके पास बेहतर क्षमताएं नहीं होती तो वह इस पद पर नहीं होता।
एक ही साधना तकनीक पर खर्च करने के लिए 15 साल एक लंबे समय की तरह लग रहे थे, लेकिन ये देखते हुए कि यह एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, ये पहले से ही एक जबरदस्त उपलब्धि थी। क्या? विपिन ने टोंगशान तलवार को बाहर निकालते हुए संदेह से पूछा। उसने अपनी तलवार को ऊपर की ओर निर्देशित करने से पहले अपनी पीठ को तब तक पीछे की ओर झुकाया जब तक कि वह उसके शरीर के समानांतर न हो जाए। एक पल में ही उसने पहली मूर्ति की मुद्रा का पूरी तरह से अनुकरण कर लिया था। जेनारायण की भौहें तन गईं। कुछ ही देर पहले उसने कहा था कि पहली चाल में महारत हासिल करने में उसे 3 दिन लगे थे, जब दूसरे पक्ष ने तुरंत ही इसकी पूरी तरह से नकल कर ली। इससे उसे एक भयानक पूर्वाभास हुआ। उसने अपना गला साफ किया क्योंकि उसने अजीब तरीके से अपनी गरिमा को बचाने का प्रयास किया। खैर, पहला युद्धाभ्यास 12 युद्धाभ्यासों में से सबसे आसान है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इसे तुरंत समझ लें, हालांकि बाकी ऐसा नहीं होगा। इस तरह आसान है। वास्तव में मुझे इसे आजमाने दो। विपिन का शरीर एक अविश्वसनीय कोण पर झुकना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने पहले से ही दूसरी मुद्रा का भी पूरी तरह से अनुकरण कर लिया था। उसके बाद वह तीसरे युद्धाभ्यास, चौथे युद्धाभ्यास और 5वें युद्धाभ्यास की ओर बढ़े। जब तक जेनारायण को होश आया तब तक विपिन 10वें पैंतरे पर पहुंच चुका था। जेनारायण क्रोधित थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये विपिन जैसे लोगों के कारण था कि अच्छे कृषक अंततः निराश हो गए और अपरंपरागत कलाओं का सहारा लिया। वह अभी भी यह तर्क दे सकता है कि विपिन पहला युद्धाभ्यास तुरंत करने में सक्षम था क्योंकि यह सबसे आसान था, लेकिन बाद वाले ने जारी रखा और बिना किसी रुकावट के अन्य युद्धाभ्यास भी किए। क्या ऐसा हो सकता है कि युवक ने पहले भी युद्धाभ्यास किया हो? लेकिन यह असंभव होना चाहिए था। संप्रदाय के नेताओं की पीढ़ियों के अलावा इस निजी कक्षगृह में किसी और के प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। जब जेनारायण अभी भी इस अतार्किक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, तब युवक ने शेष 2 युद्धाभ्यासों को त्रुटिहीन तरीके से करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह अपना सिर लपेटने में असमर्थ था कि कोई भी इन बुनियादी युद्धाभ्यासों में महारत हासिल करने के लिए इतना समय कैसे लगा सकता है। युवक मुड़ गया, उनसे पूछा और पूछा कि क्या आपने सचमुच इस पर 15 साल खर्च कर दिए? ऐसे में जेनारायण क्या कहते? कुछ ही समय पहले उसने इस बात पर शेखी बघारी थी कि कैसे उसने उन 12 चालों में महारत हासिल करने में केवल 15 साल बिताए हैं, और उसने खुशी से डींगे भी मारी थी कि वह शीर्ष 10 में था। फिर भी उसके सामने वाले युवक ने उसकी इस उपलब्धि को कुचल दिया था। बस 15 छोटी सांसें। उसे अचानक समझ में आया कि दुनिया में वैरागी क्यों है। इसी क्षण उसे खुद को भी समेटने का मन हुआ। जैसे ही वह अभी भी सोच रहा था कि वह उसके सामने मौजूदा स्थिति से कैसे भाग सकता है, अचानक युवक की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, जिसके बारे में बोलते हुए, यदि आपने 15 वर्षों तक इस साधना तकनीक का अभ्यास किया है तो क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि युद्धाभ्यास का क्रम वास्तव में है गलत? गलत। जेनारायण स्तब्ध रह गए। जेनारायण असमंजस में पड़ गए। जैसे जैसे कोई एक युद्धाभ्यास से दूसरे युद्धाभ्यास की ओर आगे बढ़ता है, युद्धाभ्यास की कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जबकि वह स्वयं इस तकनीक का अभ्यास कर रहा था, उसे अपनी झेंकी के प्रवाह में कोई अजीबता या कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसकी तलवारबाजी की कला और समझ में तेजी से वृद्धि हुई, उन्होंने इस तरह से खेती भी की। ऐसे में अनुक्रम गलत कैसे हो सकता है? यदि आप पहले पैंतरे को 7वें पैंतरे से बदलते हैं तो आप अपनी झेंकी को परिष्कृत करने की दर बहुत तेज
होगी। यदि आप 8वें पैंतरे को 11वें पैंतरे से बदलते हैं तो आप अपनी तलवार के इरादे की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होंगे। आप छठे पैंतरे को तीसरे पैंतरे से बदल दीजिए, आप अपनी एकाग्रता को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। बिपिन ने लापरवाही से अपनी उंगली इधर उधर करते हुए कहा। असमंजस में पड़े जयनारायण ने शीघ्र ही बिपिन द्वारा बताए गए क्रम के अनुसार अभ्यास किया। बूम! उसकी झेंकी एक मूसलाधार नदी की तरह तेजी से आगे बढ़ी और अपनी ऊर्जा को उन क्षेत्रों में तेजी से बहाया जहां वह पहले खेती करने में असमर्थ था। साथ ही वह महसूस कर सकता था कि तलवारबाजी की उसकी अवधारणा प्रत्येक चाल के साथ काफी गहरी होती जा रही है, जिससे उसकी तलवार का इरादा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गया है। वह अपनी तलवार के एक साधारण वार से आसपास की जगह को काट सकता था। आप सही कह रहे हैं। जयनारायण स्तब्ध रह गए। इस तकनीक का अभ्यास शुरू किए हुए उन्हें 80 साल हो गए थे, लेकिन एक बार भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अनुक्रमण गलत हो सकता है। उनके लिए इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि तकनीक वास्तव में केवल कुछ की अदला बदली करके इतनी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। क्रम तलवारबाजी में उनकी महारत, जो काफी समय से रुकी हुई थी, आखिरकार एक बार फिर आगे बढ़ने लगी थी। इस समय उन्नति अभी भी बहुत मामूली थी, लेकिन समय के साथ यह बढ़ती जाएगी और अधिक गति पकड़ती जाएगी। एक दिन वह भी अपने सामने वाले युवक की तरह ही देवताओं की तलवार के इरादे को समझ सकता है। जैसे ही वह धीरे धीरे अपने सदमे और उत्तेजना से उबरा, वह बिपिन को अविश्वसनीय दृष्टि से देखने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने 12 युद्धाभ्यासों में महारत हासिल करने के लिए 15 साल बिताए थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने केवल 15 सांसों के भीतर ही इसे हासिल कर लिया, और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो दूसरे पक्ष ने साधना तकनीक की खामियों को समझने में भी कामयाबी हासिल की और आगे सुधार के लिए कुछ व्यवहारिक कदम बताए। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इंसान नहीं था। वह अभी भी सोच रहा था कि भाग्य ने युवक को देवताओं की तलवार के इरादे को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसके सामने रखे गए मौजूदा सबूतों को देखते हुए उनके बीच का अंतर उनके भाग्य में नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा में था। युवक के पास बस अकल्पनीय रूप से अपार प्रतिभा थी तलवारबाजी के लिए। वास्तव में ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि वह युवक इथरियल हॉल के मास्टर का मुकाबला करने में भी सक्षम हो सकता है। कई हजार साल पहले ईथर हॉल का मास्टर कहीं से प्रकट हुआ था। कुछ ही महीनों के भीतर वह पहले ही पूरे छोड़े गए महाद्वीप को पार कर चुका था और एक अपराजय अस्तित्व बन गया था, जिसके बाद वह अकेले ही हॉल ऑफ गॉड्स में घुस गया और भगवान को छीन लिया। अंडस्को इससे चरित्र। इस प्रकार ईथर हॉल की स्थापना हुई। पिछले कई हजार वर्षों में ऐसा कोई नहीं था जो ईथर हॉल के मास्टर की उपलब्धियों की बराबरी कर सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह बस बदलने वाला था। इस दर पर जब तक एजियो ब्रिज एक बार फिर खुलता है और 6 संप्रदायों की प्रतिभाएं हमारे एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में एकत्रित होती हैं, तब तक निश्चित रूप से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, जयनारायण ने सोचा जब उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। अतीत में भले ही उनके आरोही बादल तलवार मंडप ने आधा भगवान एक चरित्र प्राप्त कर लिया था, फिर भी वे अपने सीमित कौशल के कारण 6 संप्रदायों को एक साथ एकजुट करने में असमर्थ थे। हालांकि बिपिन के साथ वे निश्चित रूप से समझाने में सक्षम होंगे। शेष 6 संप्रदायों को उनके नेतृत्व का पालन करना होगा। वह उत्साह से बिपिन की ओर देखने लगा और उसने देखा कि बिपिन वहीं चुपचाप खड़ा है, मानो उसे अभी अभी कोई संकेत मिला हो। ये जानते हुए कि ऐसी बातें आसानी से नहीं मिलती, जयनारायण चुपचाप निजी कक्ष से चले गए। जैसा कि जयनारायण ने अनुमान लगाया था, बिपिन को वास्तव में एक ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ये खेदजनक था कि उच्च अमर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन इससे उन्हें अपने देवताओं की तलवार के इरादे को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति मिली। उन्होंने दीपक को अपना प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार करने से प्राप्त स्वर्णिम पृष्ठ का उपयोग देवताओं की तलवार के इरादे को सील करने के लिए किया था, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ी थी। वह अब तक देवताओं की तलवार के इरादे की संपूर्णता को समझने में पहले ही कामयाब हो चुके थे, लेकिन इसके कारण अपनी साधना और आत्मा की सीमाओं के कारण वह अभी भी इसकी पूरी ताकत सामने लाने में असमर्थ था। हालांकि जब उसने 12 युद्धाभ्यास का अभ्यास किया जो उसने अभी सीखा था, तो उसने पाया कि देवताओं की तलवार का इरादा उसके शरीर के साथ मिल रहा था। दूसरे शब्दों में, देवताओं की तलवार का इरादा वास्तव में उसका एक हिस्सा बन गया था और वह जब चाहे इसे क्रियान्वित कर सकता था। यह अब उसके शरीर की ताकत तक सीमित नहीं था। इससे पता चलेगा कि जेनारायण ने क्यों उल्लेख किया है कि यह साधना तकनीक देवताओं की तलवार के इरादे को समझने की कुंजी है। विपिन ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए सोचा, यदि वह काले वस्त्रधारी आकृतियों का सामना करते समय देवताओं की तलवार के इरादे की पूरी शक्ति को क्रियान्वित कर सकता था, तो वह 3 स्वर्गीय सच्चे अमरों को हराने में सक्षम होता, भले ही उसने सच्चे अमर तक सफलता हासिल नहीं की होती। ये संपूर्ण देवताओं की तलवार का इरादा कितना शक्तिशाली था। गुगु गुगु गु। जैसे ही भगवान की तलवार का इरादा उसके शरीर के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित हुआ, विपिन को महसूस हुआ कि उसकी उपस्थिति तेज और तेज होती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी तलवार का इरादा उसकी इच्छानुसार आकाश को भेद सकता है। जैसे ही तलवार का इरादा विपिन के शरीर से लगातार बह रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी झेंकी एक तलवार में तब्दील हो गई और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उठने लगा। यह उड़ान है। विपिन की आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। मास्टर टीचर महाद्वीप की तुलना में एजियो में बढ़े हुए स्थानिक दबाव के कारण केवल वे लोग ही उड़ान भरने में सक्षम थे जो उच्च अमर तक पहुंच गए थे। विपिन की साधना अभी भी केवल हेवनली ट्रू इमोर्टल में ही थी, लेकिन अपने शरीर में देवताओं की तलवार के इरादे के माध्यम से वह अपनी झेंकी को तलवार में बदलने और हवा में उठने में सक्षम था। गति के मामले में वह यहाँ तक कि चलने में भी सक्षम होना चाहिए, बड़े चेतन से भी तेज। अपने वर्तमान साधनों के साथ मुझे अब स्वर्गीय उच्च अमरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम होना चाहिए, भले ही मुझे एक बार फिर हॉल ऑफ गॉड्स के काले वस्त्र पहने स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ का सामना करना पड़े। मैं उतना असहाय नहीं होऊंगा जितना मैं था अब। और अपने शरीर में बदलाव महसूस कर विपिन ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने इस तथ्य पर शोक व्यक्त किया कि वह अपने स्वर्ग पथ दिव्य कला को संकलित करने के लिए किसी भी उच्च अमर क्षेत्र की साधना तकनीक मैनुअल को खोजने में सक्षम नहीं थे। फिर भी इन 12 युद्धाभ्यासों ने उन्हें देवताओं की तलवार के इरादे की बहुत गहरी समझ प्रदान की। इससे उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। उनकी वर्तमान युद्ध कौशल को देखते हुए उन्हें लगा कि अब एल्डरबाई ये भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। विपिन ने अपने विचारों को अपनी साधना से दूर खींचकर अपने डेंटियन की ओर रुख किया और डोंगेक्सु गॉड से पूछा कि वे तलवारें कहाँ हैं जिन्हें तुमने निगल लिया है, क्या तुमने मेरे लिए एक छोड़ी है? उसने उस समय हॉल ऑफ गॉड्स के हथियारों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपने विरोधियों की तलवारों को खा लिया था और इससे उसे उस समय बहुत दबाव से राहत मिली थी। खैर, यह बहुत बेहतर होता अगर उसने बुजुर्ग चेतन की तलवार को न निगला होता। बहुत पहले चीजें कितनी जरूरी थीं, उसके कारण उसके पास उसकी स्थिति के बारे में पूछने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास अब कुछ समय था। इसलिए उस नए पौराणिक जानवर के प्रति कुछ देखभाल और चिंता दिखाना अच्छा होगा।
जिसे उसने अभी अभी पालतू बनाया है। बिपिन का सवाल सुनकर डोंगक्सु गॉड तुरंत सावधानी से पीछे हट गया। इसे वहीं पकड़ो, क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप मुझसे उन तलवारों को उगलवा नहीं पाएंगे? कोई पीछे नहीं हटना। निसंदेह, क्या मैं आपको इतना बेईमान व्यक्ति लगता हूँ? मुझे बस इस बात की चिंता है कि इतना सामान भरने के बाद आपको पेट में दर्द होने लगेगा। बिपिन ने बिल्कुल शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ओह, ये कुछ भी नहीं है, मैं पहले से ही उन सभी तलवारों को पचा चुका हूँ। डोंगक्सु गॉड ने खुशी से अपना निचला हिस्सा हिलाया। आप पहले से ही उन तलवारों को पचा चुके हैं। बिपिन की भौहें ऊपर चढ़ गईं। उसने जल्दी से डोंगक्सु गॉड को करीब से देखा और वह हमेशा की तरह अपने डेंटियन के चारों ओर आराम कर रहा था। इसमें असुविधा का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, जैसे कि 4 उच्च अमर स्तरीय तलवारों से ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा को आत्मसात करना उसके लिए कुछ भी नहीं था। रहने भी दो। ये जानते हुए कि डोंगक्सु गॉड ने जिन तलवारों को पचा लिया था उन्हें वापस लेना उनके लिए असंभव था। बिपिन ने गहरी आह भरी और अपनी कलाई को झटका दिया और टोंगशांग तलवार और कई लाशों को बाहर निकाला। वे स्वर्गीय उच्च अमर और 3 स्वर्गीय सच्चे अमर थे जिन्हें उसने पहले हराया था। वेंग। जैसे ही लाशें दिखाई दी, एक तलवार अचानक बिपिन के ग्लेबेला की ओर बढ़ी। ये काले लबादे वाले हेवनली हाई इमोर्टल की तलवार थी जिसका उपयोग उस समय किया जा रहा था। यह एक किताब को अपने स्वामी को कुचलकर मार डालने के दृश्य से इतना सदमे में था कि जब इसे भंडारण रिंग में रखा जा रहा था तब भी यह अपने दुश्मन को देखकर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। एक बार फिर उसने तुरंत अपने मालिक का बदला लेने के लिए कदम उठाया। बिपिन ने शांति से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। पूरी सटीकता के साथ तलवार उसकी उंगलियों के ठीक बीच में चुभ गई। जब वह अभी भी छद्म अमर क्षेत्र में था तब वह उच्च अमर स्तरीय तलवार के सामने असहाय हो सकता था, लेकिन अब जब उसने अपनी खेती को स्वर्गीय सच्चे अमर तक बढ़ा दिया है और देवताओं की तलवार के इरादे को पूरी तरह से समझ लिया है, तो स्वर्गीय उच्च अमर भी जरूरी तौर पर मेल नहीं खा पाएंगे। उसके लिए स्वाभाविक रूप से मात्र तलवार से निपटना उसके बस की बात थी। वाह, आप तलवार को शायद ही विश्वास हो रहा था कि क्या हो रहा है। अभी 1 घंटा ही हुआ था कि यह बंदा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। बिपिन को तलवार के साथ अपना समय बर्बाद करने की परवाह नहीं थी, जबकि तलवार को एक हाथ से पकड़कर उसने तेजी से अपने दूसरे हाथ से तलवार के कई बिंदुओं को झटका दिया। सू जैसे ही तलवार के इरादे ने तलवार के कई बिंदुओं पर प्रहार किया, तलवार की आत्मा कुछ भी नष्ट होने से पहले बमुश्किल एक दयनीय विलाप जारी कर सकी। बिपिन बता सकते थे कि तलवार की आत्मा स्वर्गीय उच्च अमर के प्रति इतनी वफादार थी कि अगर वह इसे वश में भी कर लेते तो भी इस बात की अच्छी संभावना थी कि यह अभी भी उन्हें धोखा दे सकती थी। वह ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते थे जहां उन्हें पहरा देना पड़े। दूसरों के साथ तीव्र युद्ध के बीच में रहते हुए उसकी अपनी ही तलवार उसके विरुद्ध हो गई। परेशानी से बचने के लिए उसने तलवार के भीतर मौजूद आत्मा को अपने देवताओं की तलवार के इरादे से मिटाने का फैसला किया। आप उस तलवार को पंगु बनाने से अलग नहीं हैं। उसकी हरकतें देखकर तोंगशोंग तलवार सदमे में कांप उठी। इसकी ताकत दूसरी तलवार के समान ही थी, लेकिन इसका मालिक कुछ ही क्षणों में दूसरी तलवार की आत्मा को खत्म करने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इसका मालिक इसे भी नष्ट करने की क्षमता रखता था? ये समझ सकता है कि इसका मालिक दूसरी तलवार को क्यों नष्ट करना चाहता है, लेकिन आत्मा के बिना एक उच्च अमर स्तरीय तलवार की शक्ति काफी कम हो जाएगी। यह थोड़ा अधिक लचीला हथियार के अलावा कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, ये हमेशा के लिए अपंग नहीं है। बिपिन धीरे से मुस्कुराया और उसने तलवार पर अपनी उंगली
हल्के से थपथपाए। 2 सांसों के बाद तलवार से पक्षियों के मधुर गायन की याद दिलाने वाली एक तेज गूंज सुनाई दी। यह एक नए जीवन के उत्सव की तरह लग रहा था। तलवार ने एक और जोश हासिल कर लिया है। ये दृश्य देखकर तोंगशोंग तलवार लगभग आसमान से नीचे गिर पड़ी। आमतौर पर तलवार को आत्मा प्राप्त करने के लिए कई वर्षों का पालन पोषण करना पड़ता है, फिर भी युवक अपनी उंगली के एक झटके से एक आत्मा को नष्ट करने और एक और झटका के साथ एक नई आत्मा का पुनर्निर्माण करने में सक्षम था। टोंगशांग तलवार डर से कांपने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसे अपने अतीत में किए गए कार्यों की याद आ गई। उसने अहंकार पूर्वक कार्य करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि तलवार चली जाने पर वह नष्ट हो जाएगी। कोई भी तलवार चलाने वाला नहीं था जो स्वेच्छा से अपनी तलवार को नष्ट कर दे। लेकिन जब उसने देखा कि बिपिन ने क्या किया तो उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में खर्च करने योग्य था। वास्तव में इस व्यक्ति को सामान्य तरीकों से नहीं आंका जा सकता है। वह वास्तव में हथियारों पर आत्माएं प्रदान करने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे पक्ष के सामने उसके घमंड का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में शांत रहना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस समय तोंगशोंग तलवार ने वास्तव में शरीर और आत्मा दोनों से बिपिन के सामने समर्पण कर दिया था और अब उसके विरोध के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। अब से मैं तुम्हें तलवार कहूंगा। जिस हथियार को उसने अभी अभी मंत्रमुग्ध किया था, उसे सहजता से वश में करते हुए बिपिन ने अपने हाथ में हथियार को संतोषपूर्वक देखा। तोंगशोंग तलवार की तरह यह एक और स्वर्गीय उच्च अमर स्तरीय हथियार था। तलवार, ये सुनकर नवमंत्रमुग्ध तलवार लगभग आसमान से गिर पड़ी। क्या ये नाम कुछ ज्यादा ही फ्लिपेंट नहीं था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी भी एक उच्च अमर स्तरीय तलवार थी जो छोड़े गए महाद्वीप पर सबसे मजबूत अस्तित्व में से एक थी। यह इतने तुच्छ नाम के साथ कैसे रह सकती थी? इसे स्वीकार करने में असमर्थ तलवार ने विरोध किया। मास्टर, क्या मैं किसी अन्य नाम के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपने जो नाम सुझाया है वह कुछ ज्यादा ही आकस्मिक है। कैजुअल इस पर बिपिन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। अच्छा, क्या मैं तुम्हें इसके बजाय लिटिल स्वॉर्डी कहूंगा? पुतोंग तलवार निराशा में जमीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। अरे, अगर ऐसा होने वाला है तो मैं शायद पहले नाम के साथ ही गया होता। टार्चेजर पैलेस की ओर प्रस्थान। उनके स्वामियों की मृत्यु के साथ भंडारण छल्लों पर छाप छूट गई। इस प्रकार बिपिन को उन्हें वश में करने के लिए केवल उन पर अपना खून टपकाना पड़ा। उसने जल्दी से भंडारण छल्लों की सामग्री पर नजर डाली और जल्द ही उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आए। उसने सोचा कि वह बहुत सारा खजाना इकट्ठा करने में सक्षम होगा, ये देखते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी कितने शक्तिशाली थे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे भयानक रूप से गरीब थे। उच्च अमर स्तरीय तलवारों के अलावा, जिन्हें डोंगक्सू गॉट ने पहले ही निगल लिया था, वहां केवल कुछ पुनर्प्राप्ति गोलियां, खाद्य भोजन, साफ पानी और साफ कपड़ों के कुछ जोड़े थे। बिपिन ने भंडारण रिंग की सामग्री को देखना जारी रखा, लेकिन वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं था। हालांकि उन्हें उनमें कुछ आश्चर्यजनक मिला। ये ईथर टोकन है। क्या हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञों ने भी ईथर टोकन का उपयोग किया था? ये धारणा किसी भी तरह से उसे बहुत अधिक ठोस नहीं लग रही थी। हॉल ऑफ गॉड्स के उदात्त विशेषज्ञों की कल्पना करना कठिन था, जिसे उन्होंने त्यागे हुए महाद्वीप के हीन प्राणियों के रूप में माना था। यहाँ कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही उसने ईथरियल टोकन उठाया और उस पर हल्के से थपथपाया, उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। उसने अपनी उंगली का सिरा काटा और टोकन पर खून की एक बूंद टपका दी, ताकि वह उसे वश में कर सके और देख सके कि उसके अंदर क्या था। हालांकि अगले ही पल ईथर टोकन अचानक असंख्य टुकड़ों में टूट गया।
ऐसा दृश्य देखकर बिपिन ने सिर हिलाया और आह भरी। इथेरियल टोकन अन्य कलाकृतियों की तरह नहीं था, जहां मूल मालिक की मृत्यु के बाद दूसरों के लिए इसे वश में करना संभव था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर मूल मालिक के अलावा कोई भी इस पर कब्जा करने का दावा करने की कोशिश करता तो इसे नष्ट कर दिया जाता। दूसरे शब्दों में, वह यह नहीं देख पाएगा कि ईथर टोकन के भीतर क्या था। उन्होंने अन्य 3 इथेरियल टोकन के साथ पैंतरेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वे भी विघटित हो गए। कोई विकल्प नहीं होने के कारण बिपिन केवल इसे छोड़ सकते थे। ऐसा लगता है कि कोंगशे के आविष्कार को हॉल ऑफ गॉड्स ने भी स्वीकार कर लिया है, बिपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने एक बार फिर अपने सामने 4 लाशों को देखा और मन ही मन मुस्कुराए। भले ही उनकी संपत्ति में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, कम से कम उनके शरीर पहले से ही खजाना है। इन शवों को सॉललेस मेटल ह्यूमनॉइड्स में ढाला जा सकता था और यह उनके लिए पहले से ही एक अमूल्य खजाना था। काम पर जाने का समय आ गया है। फर्श पर बैठकर बिपिन ने अपनी आत्मा को ग्लेबेला से बाहर निकाला और अपने सामने पड़ी लाशों पर काम करना शुरू कर दिया। अजूर के सुदूर आकाश में जिया परछाइयों से घिरा एक दरवाजा चरमरा कर खुला और एक काली पोशाक पहने एक आकृति उत्सुकता से अंदर आया। वह सीधे अंधेरे हॉल के केंद्र में चला गया। क्षेत्र टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से रोशन था और एक आकृति की भव्य पीठ को कमरे के केंद्र में अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। काले वस्त्र पहने मास्टर ने फर्श पर घुटने टेक दिए और विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। प्रभावशाली व्यक्ति ने बिना जरा भी हिले डुले पूछा, ये कैसे हुआ? यह एक विफलता है, उनमें से 4 का सफाया हो गया है, काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कांपते शरीर के साथ उत्तर दिया। जब उन्हें पहली बार खबर मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कुछ सच होना संभव है। उन्हें जानकारी को अपने दिमाग में संसाधित करने से पहले कई बार जांच करनी पड़ी। वह देवताओं के हॉल से एक स्वर्गीय उच्च अमर और 3 स्वर्गीय सच्चे अमर थे, ये सोचने के लिए कि उन्हें केवल छद्म अमर द्वारा मारा जा सकता है। ऐसी बात उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय थी। वे मर चुके हैं, प्रभावशाली व्यक्ति ने चिंतनशील स्वर में टिप्पणी की। उसकी आवाज में जरा भी आश्चर्य नहीं सुनाई दे रहा था। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया जैसे कि उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद की थी और उसने कहा, जैसा कि स्वर्ग द्वारा चुने गए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में उस आदमी की तरह महान भाग्य से धन्य है। हालांकि जितना अधिक यह मामला है उतना ही अधिक वह मेरे दिल को प्रभावित करता है। अपने मालिक की बुदबुदाहट को सुनते हुए काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। अपने मालिक के क्रोध के भड़कने के डर से उसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वह इस समय कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता है कि मास्टर वह आरोही क्लाउड तलवार मंडप में लौट आया है, जैसा कि काले वस्त्र वाली आकृति में बताया गया है। चूंकि वह तलवार मंडप में वापस आ गया है, इसलिए फिलहाल उस पर कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि प्रभावशाली व्यक्ति ने निर्देश दिया है। हाँ मास्टर, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। यदि वह तलवार मंडप को कभी नहीं छोड़ने का निर्णय लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे जल्द ही बाहर आना होगा, प्रभावशाली व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। समझे मास्टर, मैं उस पर नजर रखूंगा। और जैसे ही वह परिसर से बाहर निकलेगा, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया। अगली बार और अधिक सक्षम कर्मियों को पहले जैसा ही भेजूंगा। मुझे उसे जीवित चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह घायल है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सांस लेता हुआ आदमी मेरे सामने प्रस्तुत हो, जैसा प्रभावशाली व्यक्ति ने निर्देश दिया है। हाँ मास्टर, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कमरे से बाहर निकलने से पहले गहरे सिर झुकाकर उत्तर दिया। उसी समय कमरे के अंधेरे के बीच लुप्त होने से पहले प्रभावशाली आकृति का छायाचित्र धीरे धीरे धुंधला होता गया।
ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे बिपिन को हॉल ऑफ गॉड्स में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ठीक इसी समय जब वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ तो वह परेशानी में अपनी गर्दन भींच रहा था। 3 सच्चे अमर शवों की लाशें अभी भी परिष्कृत करने की मेरी क्षमता के भीतर हैं, लेकिन उच्च अमर शव से निपटने के लिए मुझमें अभी भी थोड़ी कमी है। 3 स्वर्गीय सच्चे अमर विशेषज्ञों की लाशों को सॉललेस मेटल ह्यूमनॉइड्स में परिष्कृत करने में उन्हें केवल कुछ ही क्षण लगे, लेकिन जब स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ की बात आई तो उन्होंने जो भी प्रयास किया वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरी आत्मा अभी भी कुछ कमजोर है। बिपिन ने अपना सिर खट्टे स्वर में हिलाया। वह अपनी झेंकी खेती को स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र तक आगे बढ़ाने के लिए खेती तकनीक मैनुअल ढूंढने में कामयाब रहा था, लेकिन जब उसकी आत्मा की खेती की बात आई तो वह इतना भाग्यशाली नहीं था। उसी क्षण उसकी आत्मा की साधना अभी भी केवल स्वर्गीय छद्म अमर क्षेत्र में थी, संबंधित स्वर्ग पथ आत्मा कला के बिना वह कोई सफलता हासिल करने में असमर्थ था। चूंकि आरोही बादल तलवार मंडप मुख्य रूप से तलवार कला और तलवार के इरादे पर केंद्रित था, इसलिए किसी की आत्मा की ऊर्जा पर कोई विशेष उच्च आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आत्मा की खेती के संबंध में बहुत अधिक किताबें नहीं थीं, जिसके कारण वह अभी भी संकलन करने से बहुत दूर था। उसका सच्चा अमर क्षेत्र स्वर्ग का पथ आत्मा कला। मुझे अपनी आत्मा की साधना को आगे बढ़ाने के तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बिपिन ने स्वर्गीय उच्च अमर की लाश को अपने भंडारण रिंग में वापस रखते हुए सोचा। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह स्वर्गीय उच्च अमर की लाश को परिष्कृत कर सके, यह उसके लिए उच्च अमर तक सफलता हासिल करने की भी आवश्यकता थी। भले ही वह उच्च अमर क्षेत्र स्वर्ग पथ दिव्य कला को संकलित करने के लिए पर्याप्त साधना तकनीक मैनुअल इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ था, फिर भी अब तक एकत्र की गई पुस्तकों के माध्यम से वह अभी भी साधना क्षेत्र के बारे में कुछ समझ हासिल करने में सक्षम था। प्राचीन ऋषि के लिए उनकी सफलता के समान उनकी आत्मा भौतिक शरीर और झेंकी को सफलतापूर्वक उच्च अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पूर्ण सामंजस्य में होना चाहिए। ऐसी समस्या दूसरों के लिए मौजूद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपनी आत्मा की खेती नहीं की थी, क्योंकि उनकी झेंकी खेती कहीं अधिक प्रभावशाली स्थान ले लेती थी। इसलिए उनके लिए अपनी झेंकी खेती के साथ अपनी आत्माओं का सामंजस्य स्थापित करना बहुत आसान था। दूसरी ओर बिपिन को सफलता हासिल करने के लिए अपनी आत्मा की साधना और झेंकी की साधना के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी, और यह केवल अपनी आत्मा की साधना को भी बराबर स्तर तक बढ़ाकर किया जा सकता है। इस प्रकार उनके लिए सबसे जरूरी मामला आत्मा साधना तकनीकों को खोजना था। ऐसे विचार मन में लेकर वह निजी कक्ष से बाहर चले गए। चूंकि उसने पहले से ही एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड गॉड फॉर्मूला में महारत हासिल कर ली थी और देवताओं की तलवार के इरादे को पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए उसके लिए अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था। जब बिपिन बाहर आए तो जेनारायण निजी कक्ष के बाहर खड़े थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए जल्दी से पूछा, कैसा है? यह अभी भी ठीक है संप्रदाय नेता हान। क्या मैं जान सकता हूँ कि 6 संप्रदायों में से कौन आत्मा कला में विशेषज्ञ है? बिपिन ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने पहले से ही एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की सभी पुस्तकों को ब्राउज कर लिया था, और ईमानदारी से कहूं तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ पर्याप्त सच्ची अमर क्षेत्र की आत्मा की खेती की तकनीकें जुटा सकेगा, क्योंकि फोरसेन महाद्वीप के अधिकांश कृषक अभी भी झेंकी खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब तक कि उसे नहीं मिल जाता एक संप्रदाय जो आत्मा कला में विशेषज्ञता रखता है। अन्यथा उसके लिए अपनी आत्मा की साधना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पुस्तकें ढूंढना वास्तव में बहुत कठिन होता। यह
बिपिन के प्रश्न के पीछे का कारण समझ में नहीं आया। जेनारायण ने चिंतनपूर्वक उत्तर दिया, यदि मुझे 6 संप्रदायों के बीच उस शक्ति का नाम बताना है जो आत्मा कला में सबसे कुशल है, तो यह निश्चित रूप से स्टारचेजर पैलेस के अलावा और कोई नहीं होगा। वे देवताओं के साथ संवाद करने में सक्षम हैं और वे देवताओं को निचले आयामों पर उतरने की अनुमति देने के लिए श्रद्धांजलि का उपयोग करने में भी सक्षम हैं। मैं किसी अन्य शक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो उनके अलावा आत्मा कला के क्षेत्र में अधिक कुशल है। स्टारचेजर पैलेस। बिपिन ने चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने इस संप्रदाय का नाम पहले भी कई बार सुना था। 6 संप्रदायों में से प्रत्येक की अपनी विशिष्टता का क्षेत्र है, हम में से बाकी लोगों के विपरीत। स्टारचेजर पैलेस के सदस्य भगवान जनजाति के निर्वासित नहीं हैं, बल्कि इस भूमि की स्वदेशी आबादी हैं। उन्हें जन्म के समय शक्तिशाली आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उनकी विशेषता का क्षेत्र है स्वाभाविक रूप से आत्मा कला की ओर आकर्षित। हमारे एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम तलवार के क्षेत्र में अधिक कुशल हैं, लेकिन इसके विपरीत हम अपनी आत्मा के विकास में बहुत पीछे हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। असंख्य जानवर हॉल जानवरों को वश में करने की कला में कुशल है। उनके मुख्य शिष्यों में से एक के पास कम से कम एक शक्तिशाली जानवर है जो उनके साथी के रूप में है, इसलिए उनकी लड़ने की क्षमता को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 7 स्टार पवेलियन फोस्केन महाद्वीप पर नंबर 1 व्यवसाय है। ये पूरे महाद्वीप में फैले अपने विशाल चैनलों के माध्यम से सभी प्रकार की कलाकृतियों को प्राप्त करता है और बेचता है। युद्ध कौशल के मामले में यह निश्चित रूप से अन्य 5 संप्रदायों से मेल खाने में असमर्थ है, लेकिन इसकी विशाल संपत्ति है इसे 6 संप्रदायों की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ब्लैक मिरर सिटाडेल हथियार और कलाकृतियों के निर्माण में माहिर है। आपकी टोंगशांग तलवार उनकी उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात इवेंसेंट इमोर्टल संप्रदाय है। वे सबसे उत्तरी समुद्र में रहते हैं और उनके शिष्य आंदोलन तकनीकों में अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। जेनारायण ने एजियो में 6 संप्रदायों की पृष्ठभूमि को तुरंत समझाया। मैंने देखा कि बिपिन ने एहसास में सिर हिलाया। उन्होंने 6 संप्रदायों के बारे में कई बार सुना था और किताबों में भी उनका बार बार उल्लेख किया गया था। हालांकि यह कहीं अधिक व्यवहारिक था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एजियो के बारे में जानकार हो उसे सीधे तौर पर समझाए। आपने बताया कि स्टारचेजर पैलेस के सदस्य इस भूमि की मूल आबादी से हैं और गौड़ जनजाति के निर्वासित नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या मतलब है? बिपिन ने पूछा। अधिकांश मामले जिनमें वह हाल ही में शामिल हुआ था, किसी न किसी तरह से स्टारचेजर पैलेस से संबंधित थे और इससे उन्हें इस शक्ति में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि छोड़े गए महाद्वीप पर रहने वाले अधिकांश लोग वे लोग हैं जिन्हें गौड़ जनजाति से निर्वासित किया गया है। हालांकि हमारे आगमन से पहले भूमि का ये टुकड़ा बंजर नहीं था। वे लोग जो हमसे पहले भी यहाँ रह रहे हैं, उन्हें मूल निवासी के रूप में जाना जाता है। आबादी स्टारचेजर पैलेस स्वदेशी आबादी द्वारा बनाई गई एक शक्ति है और उनकी ताकत का स्रोत उनकी श्रेष्ठ आत्माओं से उत्पन्न होता है जो उन्हें देवताओं के साथ भी संवाद करने की अनुमति देता है। जेनारायण ने समझाया। बिपिन ने एहसास में सिर हिलाया। क्या आप आत्मा कला सीखने का इरादा रखते हैं? जेनारायण ने पूछा। वास्तव में उस समय मेरे मन में यही था। बिपिन ने सिर हिलाया। मैं देखने के लिए स्टारचेजर पैलेस की यात्रा करना चाहता हूँ। इस जेनारायण ने भौहें चढ़ा दी। यह एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन और स्टारचेजर पैलेस के बीच बहुत बड़ी दूरी है। भले ही आप किसी अमर जानवर पर सवार हों, आपको वहां पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। ये मानते हुए कि आप पहले ही उस पर नजर रख चुके हैं। हॉल ऑफ गॉड्स और स्टारचेजर पैलेस बाहरी लोगों के प्रति
कितना शत्रुतापूर्ण है, इसे देखते हुए मैं आपको ये यात्रा करने की सलाह नहीं देता। विपिन ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। उन्होंने इन कारकों के बारे में भी सोचा था, ये ध्यान में रखते हुए कि यह पूरी तरह से स्वदेशी आबादी से बना एक संगठन था। यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि वे निर्वासितों के प्रति बहुत अनुकूल नहीं थे, जिन्होंने उनकी भूमि पर भी कब्जा करने का दावा किया था। उनके लिए उन्हें ये समझाना कठिन होगा कि वे उन्हें आत्मा साधना तकनीक मैनुअल के भंडार तक पहुंचने की अनुमति दें। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि हॉल ऑफ गॉड्स उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था, इसलिए इस समय एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को छोड़ना एक बेहद खतरनाक कदम था। हालांकि यदि उसने ये यात्रा नहीं की होती तो वह कभी भी अपनी आत्मा की साधना को आगे नहीं बढ़ा पाता और अंततः उच्च अमरलोक में सफलता प्राप्त कर पाता। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने इसे आवश्यक भी माना। किसी भी समय बर्बाद करने का मतलब हॉल ऑफ गॉड्स को खुद को तैयार करने के लिए अधिक समय देना होगा और इस प्रकार उन्हें और भी खराब स्थिति में डाल दिया जाएगा। वुहाई मार्केट में उसने जो गॉडब्लड रॉक देखा था, उसके अलावा उसका संबंध प्रत्यूषा से भी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, उसे मामले की जांच के लिए स्टारचेजर पैलेस की यात्रा भी करनी पड़ी। जहां तक खतरों की बात है तो वह वास्तव में हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञों का सामना करने की धारणा से थोड़ा आशंकित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस समय उनके लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि जब तक उसने खुद को अच्छी तरह से छिपाया और सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो, उसके देवताओं की तलवार के इरादे को उजागर करने के लिए हॉल ऑफ गॉड्स के लिए भी उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होना चाहिए। यदि आप स्टारचेजर पैलेस जाने की जिद कर रहे हैं तो मुझे अपने साथ जाने की अनुमति दें। जबकि धर्मेश से निपटना आसान व्यक्ति नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम उसे समझाने में सक्षम होना चाहिए कि वह आपको उनकी आत्मा कला का अध्ययन करने की छूट दे। जे नारायण ने प्रस्ताव रखा। अपनी अर्ध दिव्यता क्षेत्र की साधना और बेहतर तलवारबाजी के साथ भले ही वह हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञों को वश में करने में असमर्थ था, फिर भी उसे कम विकट परिस्थितियों से बचने के लिए विपिन के लिए कुछ समय खरीदने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि विपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही वहां जाऊंगा। यदि जयनारायण उनका पीछा करते तो उनके बेनकाब होने की संभावना बहुत अधिक होती। उन्हें लगा कि वे छिपकर निकलने में अधिक सुरक्षित स्थिति में होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गॉडब्लड रॉक और प्रत्यूषा से संबंधित मामले को देखना चाह रहे थे। कम से कम फिलहाल वह नहीं चाहते थे कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चले। 2045 ऑल हेल विपिन। ये बहुत खतरनाक है, जयनारायण ने उत्सुकता से कहा। जयनारायण की चिंता के जवाब में विपिन ने उत्तर दिया कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, जैसा कि आपने पहले भी कई बार उल्लेख किया है। इससे पहले कि मैं आरोही बादल तलवार मंडप का संप्रदाय नेता बनूं, ये केवल समय की बात है। मैं कैसे परिपक्व हो सकता हूँ अगर मुझे लगातार आपकी सुरक्षा में रहना पड़े। तो एक तलवार चलाने वाले के पास एक उग्र बैल की तरह प्रतिकूलताओं को बिना किसी हिचकिचाहट के झेलने की दृढ़ता होनी चाहिए। डर मेरी तलवार चलाने की कला को केवल संकोच से भर देगा। पर तब भी जयनारायण विरोध करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि विपिन जो कह रहे हैं उसमें कुछ मतलब है। यह अक्सर खतरे के समय में होता है कि किसान परिपक्व होते हैं और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। प्रतिकूलताओं का सामना किए बिना और अपनी तलवारबाजी का परीक्षण किए बिना किसी के लिए शिखर तक पहुंचना असंभव था। इसका मतलब यह नहीं है कि सावधान रहना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो चीजें की जानी चाहिए उन्हें उत्साह और भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। एक बार तलवार चलाने वाला अपनी निर्णायक क्षमता खो देता है तो उसकी तलवार चलाने की कला केवल सुस्त और पारंपरिक हो जाती है।
एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में भी ऐसे मामले थे। 1000 साल पहले एक संप्रदाय का नेता था जिसकी तलवारबाजी इस स्तर तक पहुंच गई थी कि दुनिया में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि एक छोटी सी घटना के कारण उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को गलती से नुकसान पहुंचा दिया था। बड़ी आत्मग्लानि के कारण उसे अपने ही रास्ते पर संदेह होने लगा। संदेह का ये बीज तेजी से बढ़ा और तलवार पर उसका विश्वास डगमगा गया। अंततः उसकी तलवार चलाने की मंशा ही ध्वस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी खेती में तेजी से गिरावट आई। आखिरकार उनकी मृत्यु एक विनम्र व्यक्ति के रूप में हुई। जीवन में कई पछतावे और कठिनाइयां अवश्य थीं, लेकिन उनसे कैसे पार पाया जाए ये सीखना ही वह तरीका था जिससे कोई व्यक्ति परिपक्व और विकसित हो सकता था। यदि कोई व्यक्ति जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था वह खतरे के सामने लड़खड़ा जाए तो वह कभी महान नहीं बन पाएगा। व्यक्ति किसी की रक्षा करने का मतलब उसे दुनिया के सभी खतरों से बचाना नहीं है, बल्कि उसे परिपक्व होने और अंततः दुनिया में स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करना है। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें हमारे संप्रदाय का सबसे तेज हवाई अमर जानवर दूंगा। तब जेनारायण अभी भी गहराई से आशंकित थे, लेकिन वह जानते थे कि यह कुछ ऐसा है जिसे उन्हें सीखना होगा कि इससे कैसे निपटना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत अधिक आकर्षक होगा, विपिन ने उत्तर दिया। उसने पूछने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए विचार किया कि क्या ये कोई आकाशीय अमर जानवर हैं जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक को वश में करने की कोशिश करूंगा। वह नहीं जानता था कि हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञ कहाँ छिपे हुए थे, लेकिन एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के एक हवाई अमर जानवर की सवारी करना बहुत ही आकर्षक होगा। यह उन सभी को ये घोषणा करने से अलग नहीं होगा कि वह छोड़ रहा है संप्रदाय के सुरक्षित मैदान। चूंकि यही मामला था, वह सावधानी से वहां से निकल सकता था और एक हवाई अमर जानवर को वश में कर सकता था, जबकि वह उस पर था जिससे उसकी यात्रा में बहुत अधिक बाधा नहीं आनी चाहिए। आप स्वयं एक हवाई अमर जानवर को वश में करना चाहते हैं? जेनारायण दंग रह गए। अमर जानवर बेहद घमंडी माने जाते हैं और उन्हें वश में करने में अक्सर बहुत लंबा समय लगता है। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में जिन हवाई अमर जानवरों को पाला जा रहा था वे सभी असंख्य जानवर हॉल से खरीदे गए थे। उनके सदस्य पूरी तरह से अपनी तलवारबाजी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। व्यवहारिक रूप से उनमें से किसी को भी जानवरों को वश में करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी वे अमर जानवरों को वश में करने के प्रयास में आने वाली कठिनाइयों से अवगत थे। यहाँ तक कि असंख्य जानवर हॉल के शिष्यों ने भी, जिन्होंने जानवरों को वश में करने की अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें एक भी अमर जानवर को वश में करने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि मैं बस इसे आजमाने का इरादा कर रहा हूँ, विपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं देख रहा हूँ कि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। क्योंकि यह मामला है तो मैं भी आपको नहीं रोकूंगा। यह एक सुरक्षात्मक जेड टोकन है जिसे मैंने तैयार किया है। खतरे के समय में आप इसमें अपनी झेंकी डाल सकते हैं और यह एक रक्षात्मक प्रकाश अवरोधक बन जाएगा आपके आसपास। यह आपको अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए एक निर्णायक हमले से बचाएगा। ये देखकर कि विपिन का मन पक्का हो गया है, जेनारायण ने जेड टोकन देने से पहले असहायता से अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, विपिन ने सुरक्षात्मक जेड टोकन स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। जिस हवाई अमर जानवर के बारे में आपने पहले उल्लेख किया था, यहाँ से लगभग 10,000 ली दूर आरोही बादल पर्वत पर कई उच्च अमर और सच्चे अमर क्षेत्र के जानवर हैं। असंख्य जानवर हॉल ने उन्हें वश में करने के
लिए कई बार अपने सदस्यों को भेजा है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। जेनारायण ने सलाह दी कि यदि आप वास्तव में वहां जाना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। जवाब में बिपिन ने सिर हिलाया। वह स्टारचेजर पैलेस के स्थान को स्पष्ट करने और कुछ और प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़े, और एक बार जब उन्हें सभी आवश्यक उत्तर मिल गए तो वे तुरंत दीपक के निवास की ओर चले गए। इस समय तक पूनम को पहले ही बड़ी बाइये से एक संदेश मिल चुका था और वह वुहाई सिटी जियाओटियन से वापस लौट आई थी। मैंने रुआनकी को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ले लिया है। इस दिन से वह आपकी वरिष्ठ होगी। दीपक ने सीनियर को सम्मान देते हुए अपनी कलाई पकड़ ली और पूनम को नमस्कार किया। ये साधना तकनीकें और तलवार कलाएं हैं जिनका अभ्यास आप भविष्य में करेंगे। अपने मन में कोई भी संदेह व्यक्त करने में संकोच न करें। बिपिन ने अपनी कलाई के झटके से 2 जेड टोकन उन्हें देते हुए कहा। जेड टोकन के भीतर खेती की तकनीकें और भविष्य में किस दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसके बारे में कुछ संकेत शामिल थे। दीपक और पूनम ने तुरंत अपनी चेतना को जेड टोकन में डुबो दिया और जल्द ही उन्होंने पाया कि वे जो पढ़ रहे थे उसमें वे पूरी तरह से तल्लीन थे। जेड टोकन के भीतर दर्ज की गई खेती की तकनीक और तलवार कला वास्तव में एक सरल काम है। जब तक वे इसका गंभीरता से अभ्यास करते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी खेती को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उन्हें जेड टोकन में सब कुछ पढ़ने में देर नहीं लगी और उन्होंने अपने मन में मौजूद अनिश्चितताओं को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। बिपिन ने धैर्यपूर्वक एक के बाद एक उनकी शंकाओं का उत्तर दिया, जिसके बाद वह तेजी से एसेंडेंट क्लाउड्स वोर्ड पवेलियन के ईथर हॉल में दाखिल हुए और स्टैंडर्ड इम्मोर्टल पिल्स और सुपीरियर इम्मोर्टल पिल्स की 2 बोतलें खरीदी और अपने 2 प्रत्यक्ष शिष्यों को एक एक बोतल देते हुए उन्होंने कहा कि ये इम्मोर्टल पिल्स हैं जिनकी आप दोनों को अपनी खेती के लिए आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जब तक उन्होंने अपने प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए भविष्य की योजनाओं की व्यवस्था पूरी की तब तक सुबह होने ही वाली थी। इससे पहले कि उसे पता चलता वह पहले ही एसेंडेंट क्लाउड्स वोर्ड पवेलियन में 2 दिन बिता चुका था। ये काफी लंबी अवधि थी। सौभाग्य से उन्होंने यहाँ जो समय बिताया वह काफी फलदायी रहा। वह अपनी साधना को स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे और उन्होंने देवताओं की तलवार के इरादे को भी समझ लिया। साथ ही उन्होंने 2 उच्च अमर स्तरीय हथियारों को वश में किया और 3 को परिष्कृत किया। स्वर्गीय सच्चा अमर क्षेत्र, सौम्य धातु, ह्यूमनॉइड्स। कुल मिलाकर वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह अब त्यागे गए महाद्वीप के शीर्ष क्षेत्रों के सामने भी पूरी तरह से असहाय नहीं था। हम शिक्षकों की उम्मीदों को कम नहीं होने देंगे। पूनम और दीपक ने लाल आंखों के साथ गहरा प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर बिपिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एजियो में उनकी यात्रा छोटी होनी तय थी, खासकर इसलिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य प्रत्युषा को ढूंढना था। ये किसी भी प्रत्यक्ष शिष्य को लेने की उनकी योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। दीपक और पूनम के पास लचीले चरित्र वाले अच्छे युवा थे और वह उनसे बहुत संतुष्ट था। यह अफसोस की बात थी कि वह उन्हें रेनू और अन्य लोगों की तरह अपने साथ नहीं ला सके और उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा सके। वे भविष्य में केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। किराबी, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दीपक और पूनम का ख्याल रखना। ये तुम्हारी खेती की तकनीकें और गोलियां हैं। हर समय महिलाओं के प्रति वासना करना बंद करो और अपनी एकाग्रता पर अधिक ध्यान केंद्रित करो, बजाय इसके कि तुम अपने यौन शोषण के बारे में बात करो और कैसे तुमने सैकड़ों फूलों पर विजय प्राप्त की है या कुछ और। मुझे आशा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपकी खेती में पर्याप्त सुधार देखने को मिलेंगे। क्या ये समझ में आया कि बिपिन ने डाकू किराब को बुलाया और उसे व्याख्यान दिया।
खांसी खांसी युवा मास्टर, मैंने वास्तव में अपने 1000वें फूल पर विजय प्राप्त कर ली है, किराब ने अपने सिर को अजीब तरह से खरोंचते हुए उत्तर दिया। फिर उसने उत्सुकता से बिपिन की ओर देखा और नम्रता से पूछा, सिर्फ जिज्ञासावश युवा मास्टर, लेकिन आपने इस समय कितने फूलों पर विजय प्राप्त की है? उन शब्दों ने बिपिन के चेहरे को तुरंत काला कर दिया। यह आदमी निश्चित रूप से खुद से आगे निकल रहा था। मैंने सुना है कि आप हाल ही में दरवाजे के पार उछल कूद कर रहे हैं। जरा देखिए कि आपके व्यवहार का क्या हाल हो रहा है। अगर मुझे कभी पता चला कि आप अपने आप को इतने हास्यास्पद तरीके से संचालित कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपके पैर तोड़ दूंगा। मैं दरवाजे के पार नहीं जा सकता। या तो किराब भयभीत था। बायां पैर भी वर्जित था और दाहिना पैर भी वर्जित था और अब वह छलांग भी नहीं लगा सकता था। क्या यंग मास्टर उसे निवास से बाहर रखने या जीवन भर के लिए निवास के अंदर ही सीमित रखने के बारे में सोच रहा था? किराब को अपने गलत कामों पर विचार करने के लिए छोड़कर बिपिन ने निवास छोड़ने से पहले एक बार फिर बेरुखी से परेशान किया। जब तक सूरज क्षितिज पर उगना शुरू हुआ तब तक वह विशाल जंगल के बीच पहाड़ी द्वार को पूरी तरह से गायब कर चुका था। उसके गायब होने के एक क्षण बाद दो बुजुर्ग अचानक हवा में प्रकट हुए। उन्होंने अपने चेहरे पर पूरी तरह से भ्रमित भाव के साथ एक दूसरे को देखा। वे कोई और नहीं बल्कि एल्डर युवराज साहा और एल्डर चेतन थे। जयनारायण ने बिपिन को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को बिपिन को छोड़ने में असमर्थ पाया। यह उनके भावी संप्रदाय नेता की सुरक्षा थी जिसके बारे में वे यहाँ बात कर रहे थे कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही बिपिन चला गया, उसने तुरंत दो बुजुर्गों को बिपिन का बारीकी से पीछा करने और उसे छाया से बचाने की व्यवस्था की। कौन सोच सकता था कि संप्रदाय छोड़ते ही वे बिपिन को खो देंगे। जल्दी से हमें उसे ढूंढना होगा। उन दोनों ने उस युवक की तलाश में पूरे इलाके में खोजबीन की, लेकिन पूरा इलाका पूरी तरह से खाली था। बिपिन का कहीं भी पता नहीं चल पाया। 4 घंटे बाद उन दोनों के पास अपनी विफलता पर रिपोर्ट करने के लिए अजीब तरह से एल्डर काउंसिल में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सोचने के लिए कि उनके जैसे दो स्वर्गीय उच्च अमर एक स्वर्गीय सच्चे अमर की दृष्टि खो देंगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे इस तरह संप्रदाय के नेता का सामना कैसे कर सकते हैं। तुमने उसे खो दिया। ऐसा लग रहा था कि जयनारायण ने उनके आंकड़े देखकर अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था और इस तरह वे अपनी विफलता की व्याख्या करने की पीड़ा से बच गए। यह बड़े युवराज साहा और बड़े चेतन ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि मैं तुम दोनों को उसके पीछे चलने के लिए भेजूंगा, इसलिए उसने पहले से ही जवाबी कार्रवाई कर दी। जयनारायण ने असहाय होकर आह भरी। वह जानता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों बुजुर्गों ने एक साथ सिर उठाया। यह वह संदेश है जो उसने आप दोनों के लिए छोड़ा है। जयनारायण ने दोनों बुजुर्गों के हाथों में 2 जेड टोकन देते हुए कहा। दोनों बुजुर्गों ने तुरंत अपनी झेंकी को जेड टोकन में डाला और जल्द ही बिपिन की आवाज हवा में सुनाई दी। बुजुर्ग युवराज साहा और बुजुर्ग किराब, आप दोनों को मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद की रक्षा करने में सक्षम हूँ। यह एक तलवार कला है जो मेरे पास है। आपकी तलवारबाजी की खामियों का विश्लेषण करने के बाद आप दोनों के लिए बनाया गया है। जब तक आप इसके अनुसार अभ्यास करते हैं, आपको अपनी तलवारबाजी की महारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने तुरंत जेड टोकन की सामग्री को देखा और अगले ही पल वे दोनों अवाक रह गए। जेड टोकन में तलवार कला ने उनकी तलवार कौशल की सभी कमियों को हल कर दिया। जब तक वे इस तकनीक का परिश्रम पूर्वक अभ्यास करते हैं, वे अपनी महारत में उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वास्तव में ये उनकी खेती को उच्च स्तर तक भी पहुंचा सकता है। आपने इसे कैसे देखा?
उन दोनों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक तलवार चलाने वाले के लिए ये सामान्य ज्ञान था कि वह अपनी तलवारबाजी की कमियों को अपने तक ही सीमित रखता था। ऐसी बात कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अपने निकटतम रिश्तेदारों के सामने भी प्रकट कर सकता था। फिर भी युवा व्यक्ति को उनकी संपूर्णता को उजागर करने के लिए केवल एक ही द्वंद्व की आवश्यकता थी, खामियां और उन्हें ठीक करने के लिए एक व्यवहार्य तरीका ढूंढना। वे ये सब तब से जानते थे कि तलवार चलाने वाला जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था निश्चित रूप से असाधारण होगा, लेकिन यह उनकी कल्पना से कहीं परे था। किसी को पता होना चाहिए कि तलवारबाजी में हर एक चाल पूरे सिस्टम में एक गियर की तरह थी। भले ही किसी को इस एकल गियर में किसी समस्या के बारे में पता चल जाए, इसे बेतरतीब ढंग से बदलने से पूरे सिस्टम में और भी अधिक परेशानी हो सकती है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत होने के बावजूद अपनी कमियों को सुधारने का साहस नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे ऐसा करने में असमर्थ थे। फिर भी ऐसी उपलब्धि उस युवक ने त्रुटिहीन ढंग से हासिल की। हम इस उपकार का बदला चुकाने की आशा कैसे कर सकते हैं? व्याकुलता से दोनों बुजुर्गों की आंखें लाल हो गईं। वे उस युवक की रक्षा करने का इरादा कर रहे थे, लेकिन न केवल युवक को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने उन्हें इतना बड़ा उपहार भी दिया। उनकी वर्तमान भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सिर्फ आप दोनों ही नहीं हैं, हम में से हर किसी को भी कुछ ऐसा ही मिला है। जयनारायण ने गहरी आंखों से बड़े किराब से बाहर देखते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे वह युवक कोई देवता था जो बिना किसी निशान के गायब होने से पहले उन पर अवतरित हुआ और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग युवराज साहब और बुजुर्ग चेतन ने कमरे के चारों ओर देखा और तभी उन्हें एहसास हुआ कि संप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्गों के हाथों में भी एक जेड टोकन था। सबसे अधिक संभावना है कि इन जेड टोकन में उनकी खामियां और मुद्दे को हल करने के तरीके शामिल थे। अच्छी तरह से खेती करें, अपने बारे में उनकी उम्मीदों को कम न होने दें, जयनारायण ने खड़े होते हुए कहा। बिपिन की क्षमताओं को देखते हुए मेरा मानना है कि उनके नेतृत्व में एसेंडेंट क्लाउड स्वॉट पवेलियन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। वास्तव में कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने उत्तेजना में अपना सिर हिलाया। ये पता चला कि एक अभ्यासी की उपस्थिति जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था, न केवल संप्रदाय के लिए बल्कि इसके व्यक्तिगत सदस्यों के लिए भी एक आशीर्वाद था। जब तक वे बिपिन की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकते थे, वे ज्ञान को नीचे तक पहुंचा सकते थे। शिष्य भी और संप्रदाय की लड़ने की क्षमता तेजी से बढ़ेगी। इस मामले के बारे में सोचते ही उनमें से हर कोई उत्तेजना से कांपने लगा। एक प्रतिभाशाली प्रतिभा एक पीढ़ी के लिए संप्रदाय की समृद्धि सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन एक प्रतिभाशाली शिक्षक आने वाली पीढ़ियों के लिए संप्रदाय की समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। जयनारायण ने अचानक दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, मैंने अपना मन बना लिया है। जैसे कि जयनारायण के मन में क्या चल रहा है, ये जानकर बुजुर्ग युवराज साहा ने आश्चर्य से पूछा, संप्रदाय नेता हां, क्या आप निश्चित हैं? बिल्कुल, जयनारायण ने जवाब दिया कि मैं अभी भी उनके घमंडी स्वभाव से चिंतित था, इसलिए मैंने सोचा कि संप्रदाय को उन्हें सौंपने से पहले उनके चरित्र को थोड़ा और संयमित करने की जरूरत है। हालांकि यह तथ्य कि वह बिना शर्त हमें अपनी शिक्षा देने को तैयार हैं, ये दर्शाता है कि उनका दिमाग खराब है। मुझे विश्वास है कि वह पहले से ही सही जगह पर है और तैयार है। ये शब्द कहने के बाद जयनारायण ने संप्रदाय नेता के रूप में अपनी पहचान दर्शाने वाला टोकन निकाला और अपने सामने रख लिया। उनकी गहरी आवाज पूरे एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में जोर से गूंज उठी। इस दिन से बिपिन एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के नए संप्रदाय नेता होंगे।